Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, our today's topic is examples of Kc. जर्नल जो इक्वेशन था वो तो हमने डिस्कस कर लिया था। जर्नल तो ये था कि हमारे पास a प्लस बी और देयर प्रोडक्ट्स व c प्लस d, या a और प्लस बी बी और दिस इज c प्लस d. These were journal examples. अब अगर एक्चुअल उस पे हम आते हैं, ये जो अमोनिया की फॉर्मेशन है फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, हेबर प्रोसेस है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं, बोथ आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर. This is forward reaction, ammonia forms. This is reversible reaction. Ammonia is decomposing and converts into nitrogen gas and hydrogen gas. Close container है, conditions है, temperature है, pressure है, concentration है, बाकी सब चीजें वही है as we have discussed all. But how I will write Kc for this actual reaction? Kc जब हम इसमें डिस्कस कर रहे थे सो हमने ये कहा था कि द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. इन दिस पार्टिकुलर रिएक्शन अमोनिया इज अ प्रोडक्ट. ये प्रोडक्ट है, इसलिए मैंने ये ऊपर लिखा है. और हमने कहा था कि Kc is directly proportional to the active mass of products or inversely proportional to the active masses of reactants. These are reactants, denominator में है, ये प्रोडक्ट है. ख़ास बात ये थी कि वो जो हमने कहा था कि हमारे पास इसमें कोफिशिएंट है, बैलेंसिंग हमने की है. जब मैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलाता हूँ तो मेरे पास इस तरह अमोनिया पहले बन जाता है. मैं इस तरह, या मेरे पास अगर इक्वेशन ये भी मौजूद हो तो मुझे दे सकते हैं. लेकिन ये है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो ये है कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन मास रिमेन्स कांस्टेंट. तो मास रिमेन्स कांस्टेंट कैसे? कि यहाँ पर नाइट्रोजन अगर 14 प्लस 14 28 ग्राम है और यहाँ पर 14 ग्राम है, तो ये तो बैलेंस नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं है. तो उसके लिए मैं यहाँ पर 2 पुट करूँगा, तो मैं अब कह सकता हूँ कि 28 ग्राम और ये भी 28 ग्राम हो गए. लेकिन ये 2 पुट करने से नाउ हाइड्रोजन आर 6, 2 3s आर 6. ये 2 इस 2 का मतलब ये है कि 2 अमोनिया यानी NH3 NH3 into NH3. This is ammonia, this is there are 2 nitrogen we have and we have 6 हाइड्रोजन. तो ये अब फिर बैलेंस करने के लिए, अब हाइड्रोजन 6 हो गए तो फिर मैं यहाँ पर 3 लिखूंगा. दिस इज फॉर बैलेंसिंग. तो ये हमने कहा था कि यहाँ पर कोफिशिएंट होता है, लेकिन चूंकि वो 1 है तो 1 हम रिप्रेजेंट फिर इन चीज़ों में नहीं करते. मैथमेटिक्स में भी यही है कि हम फिर 1 नहीं लिखते. अंडरस्टूड होता है कि इट इज हियर इज 1. तो ये 1 है, ये 3 है और ये 2 है. 1 इज कोफिशिएंट, 3 इज कोफिशिएंट और 2 इज कोफिशिएंट. और हमने कहा था कि दिस इज अ केमिकल स्पीशी, दिस इज दिस H2, दिस इज केमिकल स्पीशी, NH3 इज केमिकल स्पीशी, और दिस 2 इज एज अ कोफिशिएंट यूज हुआ है. दिस 3 इज कोफिशिएंट एंड दिस 1 इज कोफिशिएंट. 1 हम
लिखते नहीं हैं। तो ये प्रोडक्ट्स है और हमने कहा था कि जो कोफिशिएंट होंगे वो फिर पावर में जाएंगे। ये प्रोडक्ट है लेकिन 2NH3 आई विल राइट NH3 इन स्क्वायर ब्रैकेट हमने कहा था कि ये मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब के लिए है, ये एक्टिव मास के लिए है 2 मोल्स ऑफ NH3, तो ये 2 यहाँ पर आएगा। नाइट्रोजन के लिए आप देखें या फिर 1 हमने नहीं लिखा, लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो ये यहाँ पर चूंकि 1 है तो यहाँ पर हम फिर नहीं लिखते, कुछ भी नहीं लिखते, जिस तरह यहाँ नहीं लिखते तो यहाँ भी नहीं लिखते। लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट ये फिर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया है, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन है एंड 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये 3 जो है वो एज अ कोफिशिएंट होगा, एज ए एक्सपोनेंट होगा, पावर है, इस तरह लिखेंगे। इसको कल हम कर चुके हैं। अब अगर मेरे पास कोई और एग्जाम्पल हो तो उसमें बस केसी लिखते वक्त मैं ये ख्याल करूँगा कि मेरे पास प्रोडक्ट कौन सा है, कि प्रोडक्ट में यहाँ लिखूँ, फिर देखूँ कि प्रोडक्ट का कोफिशिएंट क्या है, वो उसका पावर पे लिख दूँ, फिर मुझे ये पता हो कि रिएक्टेंट कौन से हैं और उनके कोफिशिएंट क्या है। अगेन नाइट्रोजन इज विद 1 कोफिशिएंट और यहाँ पर भी 1 है लेकिन हमने नहीं लिखा, न यहाँ लिखा है, कोफिशिएंट इज 2 और पावर में आ गया है। तो ये वाला 2 जो है ये पावर में आता है, ये वाला 2 जो है ये पावर में आता है, ये और ये नहीं, ये तो वही चीज होगी NO2, वो यहाँ है, इट्स कोफिशिएंट इज हियर, ये एज अ पावर आएगा। अगर मैं एक और एग्जाम्पल ले लूँ, दिस इज थर्ड एग्जाम्पल 2SO2, लेकिन ये बैलेंसिंग में इस तरह हुआ है कि 2SO2 प्लस O2 और रिवर्सिबल रिएक्शन 2SO3, दिस इज सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड दिस इज ऑक्सीजन। ये जो है वो प्रोडक्ट है, SO3 प्रोडक्ट और दिस 2 आर रिएक्टेंट्स। तो मेंशन करते वक्त, एक्सप्रेस करते वक्त ये जो कांस्टेंट एक्सप्रेशन है वो इस तरह होगा कि आई विल राइट द प्रोडक्ट, यहाँ पर प्रोडक्ट का कोफिशिएंट क्या है वो इसके पावर में है, रिएक्टेंट का कोफिशिएंट अब है 2 है, यहाँ पर मैंने लिख दिया, हियर इट इज 1, हियर इज आल्सो 1। ये तरीका है, केमिकल इक्वेशन आपको दिए जाएंगे और फिर आपने अगर ये वाला फार्मूला आपको याद हो कि Kc के लिए मैं हमेशा जो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो इस तरह लिखूंगा ऊपर और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मैं यहाँ नीचे लिखूंगा। तो ये भी सवाल होता है कि हमें क्या दिया जाता है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिया जाता है और हमें कहा जाता है राइट Kc वैल्यू फॉर दिस, सिर्फ ये एक्सप्रेस कर दे तो इस तरह लिखना है। तो जिस तरह अमोनिया प्रोडक्ट है करने, अब अगर ये चेंज हो जाए कि मेरे पास इस तरह इक्वेशन आ जाए 2NH3 और यहाँ पर आ जाए N2 और प्लस 3H2, अब मैंने जो पहले लिखा था उस तरह नहीं लिखूंगा, बल्कि अब तो मेरे प्रोडक्ट्स कुछ और हैं। मेरे प्रोडक्ट्स में तो अब नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन केमिकल स्पीशी है और इसका कोफिशिएंट 3 है, तो मैंने ये ऊपर लिखना है। और मैं अमोनिया जो है वो मेरा रिएक्टेंट है इस वक्त, सो आई विल राइट इट हियर, और कोफिशिएंट उसका क्या है 2 है, वो पावर बन जाएगा। मैं ये नहीं कि मुझे किसी ने इस तरह इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन दे दिया और मैंने तो ये बस याद किया है कि अमोनिया ऊपर आएगा और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन नीचे होंगे, नहीं, मैं इसको देखूंगा कि राइट साइड पर जो भी आते हैं डबल एरो के राइट साइड पे वो प्रोडक्ट्स होते हैं,
और जो इसके लेफ्ट साइड पे होते हैं वो रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स की जगह ये है, प्रोडक्ट्स की जगह ये है। प्रोडक्ट लिखते वक्त, रिएक्टेंट्स लिखते वक्त इन चीज़ों का ख्याल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद हमें न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे और न्यूमेरिकल्स में हम अगर गलती करेंगे तो हमारा आंसर ठीक नहीं आएगा। अगर मैंने केसी के एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के जगहों को चेंज कर दिया तो बस मेरा आंसर फिर गलत होगा। एक और इसके साथ एक शॉर्ट टॉपिक है, वो है कंडीशंस। इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशंस क्या है या क्या होते हैं, कंडीशंस क्या होते हैं। मैं आपको हमेशा से ये कहता आ रहा हूं कि कंडीशन में नंबर 1 तो आप लिखेंगे कि क्लोज्ड कंटेनर होगा। अगर क्लोज कंटेनर नहीं है तो फिर क्या होगा? वो अभी मैंने जो अमोनिया लिया, दैट वाज अ गैस, नाइट्रोजन वाज गैस, हाइड्रोजन वाज गैस, फिर तो दे विल एस्केप इफ द कंटेनर इज नॉट क्लोज। तो फिर इक्विलिब्रियम कैसे आएगा? तो गैसियस जो प्रोडक्ट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं, यू कैन नॉट ब्रिंग केमिकल इक्विलिब्रियम इन द ओपन कंटेनर। तो क्लोज कंटेनर इज द फर्स्ट कंडीशन कि ये हमारे लिए जरूरी है। द नेक्स्ट इज टेम्परेचर। लेकिन टेम्परेचर कंडीशन क्या है? कंडीशन, लेकिन वैसे टेम्परेचर नहीं, कांस्टेंट। कांस्टेंट टेम्परेचर इज अ कंडीशन। अगर टेम्परेचर वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, फिर केमिकल इक्विलिब्रियम कभी भी इस्टेब्लिश नहीं होगा। अगर आप टेम्परेचर को कम ज़्यादा करते हैं तो फिर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, क्योंकि हमारे पास दो किस्म के रिएक्शंस हैं। एक रिएक्शन है इंडोथर्मिक रिएक्शन, उसमें अगर आप हीट ज़्यादा देते हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन उससे मज़ीद तेज़ हो जाता है। और अगर इक्विलिब्रियम यानी डिस्टर्ब हो गया कि फॉरवर्ड रिएक्शन तेज हो गया तो बस इक्विलिब्रियम तो नहीं रहा। कुछ रिएक्शन ऐसे हैं कि वो एक्सोथर्मिक है और अगर आपने टेम्परेचर में इजाफा किया उनका रिवर्स तेज हो जाता है। वो एक्सोथर्मिक होते हैं, वो खुद कहते हैं कि हम हीट खारिज करना चाहते हैं, और फिर अगर आप उनको हीट देते हैं तो फिर वो रिएक्शन जो है वो कंप्लीशन की तरफ या फॉरवर्ड रिएक्शन उनका नहीं होगा, वो रिवर्स में फिर भागेंगे। तो अगर रिवर्स तेज हो जाए फिर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब। हमने तो इस तरह कहा था ना कि ये दोनों एरोज को हम इस तरह इक्वल करेंगे। अगर कोई रिएक्शन इंडोथर्मिक है और उसकी ये हालत हो गई तो ये तो इक्विलिब्रियम नहीं है। आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, फॉरवर्ड तेज हो गया। जब फॉरवर्ड इज ग्रेटर देन रिवर्स, इट इज नॉट इक्विलिब्रियम। इक्वल होना चाहिए। या एक रिएक्शन है और उसको मैंने इस तरह कर दी कि उसका रिवर्स जो है वो तेज हो गया है टेम्परेचर के, फिर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। तो वन कंडीशन इज क्लोज कंटेनर, अनदर कंडीशन इज कांस्टेंट टेम्परेचर। जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट होगा इक्विलिब्रियम होगा। इसी तरह आपके पास प्रेशर है। गैसेस के लिए प्रेशर को भी आपने कांस्टेंट रखना है। एक खास प्रेशर पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, लेकिन अगर आप प्रेशर में इजाफा करेंगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो सकता है। प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम चूंकि कम हो जाता है तो फिर वो एक साइड पे जाएगा। मसलन ये आपके पास नाइट्रोजन गैस है, ये आपके पास हाइड्रोजन गैस है, और ये आपने इस तरह किया था 2NH3। ये कम जगह घेर रहा है और ये जो है ये ज्यादा जगह। क्यों? ये 4 मोल्स है, 1 मोल इसका है, 3 मोल इसके है, ये 4 मोल्स हैं। और यहाँ पर क्या है कि ये इसका साइज क्यों छोटा हो गया
कि ये 2 मोल्स हैं, तो 2 मोल्स जो है कम जगह घेरते हैं। अब अगर आपने प्रेशर, इसमें इक्विलिब्रियम है लेकिन आपने प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ाने से क्या हो जाएगा कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में तेज हो जाएगा, और अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में तेज हुआ और रिवर्स कम हो गया तो फिर आप देख ले देयर इज नो इक्विलिब्रियम। तो प्रेशर इज अ कंडीशन कि इसको भी आपने कांस्टेंट रखना है। नेक्स्ट क्या है कि यू विल कीप वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगा। वो अभी मैंने आपको कहा कि आपने प्रेशर को छेड़ा, उसकी वजह से वॉल्यूम में कमी भी आ सकती है। अगर आप प्रेशर को कम करते हैं तो वॉल्यूम ज़्यादा भी हो सकता है। या एक कंटेनर है 1 dm³ है और उसमें इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया है और अब आप उसको चेंज कर गए हैं या आप ट्रांसफ़र कर गए हैं कि इन अदर कंटेनर, और उसका अगर वो 2 dm³ है या 10 dm³ है और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1 dm³ में और अभी आप उसको 10 dm³ जगह में लेके जा रहे हैं तो फिर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। इसके साथ ये है कि हमने कंसंट्रेशन को भी कांस्टेंट रखना है। कंसंट्रेशन कहते हैं अमाउंट को, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, कि आपने कितने मॉलिक्यूल्स लिए हैं। अब अगर आपने 100 मॉलिक्यूल्स लिए हैं और इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है, अब अगर आप उसको 150 करेंगे या आप उसको 80 करेंगे तो फिर कंसंट्रेशन अगर कांस्टेंट नहीं होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं होगा, तो कंसंट्रेशन को भी आपने कांस्टेंट रखना है। ये बात अहम है। वो कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन ये है कि इन सम केसेस यू विल यूज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या है? दे स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। इन सम केसेस वी यूज, और इन मोस्ट ऑफ द केसेस इंडस्ट्रियली हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं टू स्पीड अप द प्रोसेस, कि जल्दी हमें प्रोडक्ट्स मिले, अपने रिक्वायर्ड सब प्रोडक्ट्स, तो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं। अब अगर कैटलिस्ट को भी आप छेड़ेंगे नहीं, उसको भी आपने कांस्टेंट रखना है। कांस्टेंट का मतलब ये है कि अगर कैटलिस्ट आपके पास आयरन है तो ये नहीं है कि आप उसमें जिंक डाल दें या आप उसमें आयरन ऑक्साइड डाल दें। हर यानी रिएक्शन के लिए अपने अपने कैटलिस्ट होते हैं, तो उस प्रोसेस में यू विल कीप दैट कैटलिस्ट जो उसके लिए स्पेसिफिक है। तो दिस आर कॉल्ड कंडीशंस। इसको आज हमने डिस्कस किया। इंशाअल्लाह नेक्स्ट